नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया पौधारोपण। 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में शामिल हुए सीएम ऑक्सी वन में सीएम नायब सिंह सैनी ने लगाए त्रिवेणी पौधे। पौधारोपण कर दिया, पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां आपको बता दें कि ऑक्सी वन में सीएम नायब सिंह सैनी ने त्रिवेणी पौधे लगाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसी के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। ये तस्वीरें जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री पौधारोपण करते हुए भी नजर आए। उनके साथ कई लोग भी मौजूद रहे, अतिथि भी मौजूद रहे। 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। फलदार के साथ साथ छायादार पौधे भी लगाएं और आज कई त्रिवेणी भी लगाने का काम किया है, क्योंकि हमारी संस्कृति में हमारे जो पेड़ हैं वो पूजनीय हैं। चाहे पीपल का वृक्ष ले लीजिए, उसको हम पूजते हैं। वट का वृक्ष ले लीजिए, जिस वट के वृक्ष के अंदर नीचे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। ये हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और चाहे महात्मा बुद्ध ने पेड़ के नीचे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हमारी ये कहीं ना कहीं ग्रंथों के साथ भी, हमारे ऋग वेदों के साथ भी और हमारी प्रकृति का एक ये सुंदर रूप ये पौधे हैं। इससे वातावरण भी ठीक रहता है। जब हम देखते हैं अभी के इस गर्मी के मौसम के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से ऋतुओं का भी परिवर्तन हो रहा है, इस भयानक गर्मी के कारण जिस प्रकार से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि अब की बार गर्मी में कई स्थानों के ऊपर 50 डिग्री से ज़्यादा वो टेम्परेचर हुआ है। और इसके कारण जो हमारी बर्फ और ग्लेशियर हैं वो भी पिघल रहे हैं। तो हम सब ये संकल्प लें कि अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए कि हम एक पेड़ अवश्य लगाएं। तो वहीं पंचकूला में पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में 31वें मैंगो मेला का आयोजन किया गया। मेले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑर्गेनिक खेती को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया है कि वे ऑर्गेनिक खेती को अपनाएं और अपने और नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाएं। मैंगो मेला में जो हमारे हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो बागवानी का काम करते हैं, हर वर्ष अलग अलग वैरायटी का वो उत्पादन करते हैं। हम अगर दूसरी तरफ देखें कि आजकल जो पैदावार हो रही है, धान और गेहूं की ज्यादा पैदावार हम करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्षेत्र के अंदर भी हम लाभकारी मूल्य इस क्षेत्र के अंदर जाकर के हम ले सकते हैं। ये इस हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने का भी ये एक माध्यम है, ताकि ये मंच है जो हमारे किसान भाई भी या अन्य और लोग आते हैं, वो देख करके इस क्षेत्र के अंदर वो अपने इनकम के साधन को भी बढ़ा सकते हैं। और कई किस्मों के साथ साथ हमारे इस जो आम की उत्तम और अधिक पैदावार भी लेने और बागवानी की खेती के अंदर आधुनिक तकनीकों के बारे में भी जानने का हमें यहाँ पर मौका मिलेगा। और सरकार भी लगातार इस प्रकार के आयोजनों के लिए बढ़ चढ़ करके लोगों के बीच में उसको ज्यादा प्रसारित और प्रचार करने के लिए वो काम करती रहती है।
तो वहीं कल पदभार संभालेंगे नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बटौली। कल संभालेंगे अपना पदभार। कल सुबह 11 बजे रोहतक में होगा पदभार समारोह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां कार्यक्रम को लेकर ही हो चुकी। मोहन लाल बटौली कल अपना पदभार संभालते हुए नजर आएंगे और इसी को लेकर समारोह रखा गया है। कल सुबह 11 बजे का समय जब समारोह की शुरुआत हो जाएगी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अध्यक्षता करते हुए कार्यक्रम की नजर आएंगे। ऐसे भी कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं और अब कल पदभार संभालेंगे नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बटौली। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, कल पदभार समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? साथ ही ये भी बताइएगा कि कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद रहेगा। 11 बजे कार्यक्रम जो है रोहतक में होने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि केंद्रीय खट्टर जो है वो भी कल शामिल रहेंगे। और पदभार जो है जब जो निर्वाचन मोहन बटौली है जो अपना पदाधिकार संभालेंगे तो वो उनके साथ रहेंगे, क्योंकि देखने वाली बात है कि हमने पिछले समय में देखा है जब ऐसे कई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर वो वहाँ शामिल जरूर होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संडे का दिन है, लोगों की छुट्टी की ऑफिस है, तो जनता को भी कुछ तकलीफ ना है, इस बात का भी पूरा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। सेफ्टी का ध्यान जो है वो पूरा रखा जाएगा। जितने भी डीजीपी है, पुलिस अधिकारी जो है वो पूरी तरह से सनक्त हो गए हैं और वो ध्यान रख रहे हैं कि किसी की भी सेफ्टी में कोई भी लापरवाही जो है वो ना हो। और मोहन लाल बटौली का पद जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम समय रह गया। ऐसे में उनके पास काम जो है वो बहुत ज्यादा है। उन्हें हर उस वर्ग को साधना है जो बीजेपी से नाराज चल रहा है, जहां पे कमी रह गई थी और जिसके अंदर लोकसभा की 5 सीटें जो थी वो हार गई थी। जी शिखा, मोहन लाल बटौली को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और जाहिर सी बात है आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में कितना फायदा बीजेपी को इसका मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, मोहन लाल बटौली जो है वो सोनीपत के राय से विधायक है और 2 से 3 दिन पहले ही जो इकलौते मेयर थे कांग्रेस से सोनीपत से निखिल उदान, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। उनका भी ये कहना है कि कुछ काम जो है वो कांग्रेस में रहते हुए नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अब हर इस वर्ग को साधेंगे जो इस समय बीजेपी से नाराज चल रहा है। वो अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में वो खुद चुनाव जो थे वो हार गए थे, पर उन्होंने ये कहा था कि उन्हीं के पार्टी के कुछ लोगों ने उनके जो चुनाव हारे हैं उनमें उनका हाथ है। उन्होंने उनके खिलाफ जाकर लोगों से बातचीत की, इस कारण वो वोट अपने इलेक्शन जो हार गए मतलब वो जरूर जीत जाते हैं। पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ सो हुआ, पर अब उन्हें हर उस वर्ग को साधना है और वो काम जो जनता के नहीं हो पाए हैं, जिससे जनता जो है नाराज चल रही है, उस बात का ध्यान रखने और वो काम जो है वो करने ताकि आने वाले विधानसभा में वो बहुमत की सरकार जो है बना सके, जिसका लगातार दावा जो है वो पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि अब बीजेपी की कमान संभालेंगे मोहन लाल बटौली और ऐसे में देखना होगा आगे की रणनीति किस तरीके से बनाते हुए नजर आते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं दुनिया में पहली बार विश्व स्काई डाइविंग डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर महेंद्रगढ़ के बाछौद गांव में हवाई पट्टी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विश्व स्काई डाइविंग डे के मौके पर उन्होंने 12,000 मीटर की ऊंचाई पर जाकर एयरक्राफ्ट से जंप लगाई और स्काई डाइविंग की इस मौके पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज का दिन निश्चित रूप से एक रोमांचकारी दिन है। पहली बार पूरी दुनिया वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे मना रही है। पर्यटन और एयर स्पेस के क्षेत्र में भारत का उज्जवल भविष्य है। वहीं स्काई हाई कंपनी के फाउंडर दिग्विजय सिंह ने कहा कि बाछौद गांव की हवाई पट्टी पर वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे मनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस हवाई पट्टी पर युवाओं को स्काई डाइविंग सिखाया जाता है। पूरे देश में यह एकमात्र हवाई पट्टी है जहां पर स्काई डाइविंग सिखाई जाती है। आज का दिन मेरे लिए तो निश्चित रूप से एक रोमांचकारी दिन है ही, लेकिन पूरे विश्व के लिए आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है एरो स्पोर्ट्स की दुनिया में, जब आज पूरी दुनिया पहली बार वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे सेलिब्रेट कर रही है। और वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे के दिन में आज भारत में यहाँ नारनौल में ये फैसिलिटी प्रारंभ हुई और हमने पहली बार यहाँ से जंप किया है। मैं अपने आप को रोमांचित महसूस करते हुए साथ ही साथ में एक बहुत उज्जवल भविष्य भारत के पर्यटन की दुनिया में, पर्यटन के क्षेत्र में, एरो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आज से प्रारंभ होता हुआ देख रहा हूँ।
जिस तरह से पूरे विश्व भर में इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रति रुझान बढ़ा है, अनेक भारतीय हज़ारों की संख्या में हर साल दुनिया के दूसरे देशों में, दुबई में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में जाकर के इस एरो स्पोर्ट्स का आनंद लेते हैं, स्काई डाइविंग का आनंद लेते हैं। भारत में ये फैसिलिटी शुरू होने के बाद निश्चित रूप से लोगों को इस रोमांच को अनुभव करने का अवसर तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में भारत के पर्यटन के क्षेत्र में भी पर्यटन के इजाफे में वृद्धि के दृष्टिकोण से भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। इन्होंने जी 12,000 फीट की ऊंचाई से जंप किया और वो जिसको कहते हैं फ्री फॉल, जैसे आप बिल्कुल पत्थर की तरह गिरते हैं, वो 5,500 की फीट तक जाकर के वो पत्थर की तरह गिरे, जिसमें कुछ फुटेज ली होगी, कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग की होगी। हमारे मेरे जो फाउंडर हैं और मेरे पार्टनर हैं कंपनी के, रुद्र भानु सोलंकी। उसके बाद पैराशूट खुलने के बाद वहाँ से 2.5 से 3 मिनट का टाइम लगता है नीचे लैंड करने के लिए। आपके सामने लैंड हुए, आपने हम श्योर अपने सामने देखा। बहुत ही सेफ स्पॉट है और मैं सबको आमंत्रित करता हूँ कि आकर के हमारे साथ। आज वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे है, जो पहली बार मनाया जा रहा है। जैसे हमने कुछ दिन पहले अपने मोदी जी के कहने पे हमने हिंदुस्तान में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस डे मनाया था। इसी तरह से वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे आज मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। तो वहीं महेंद्रगढ़ के पाली में बीजेपी की प्रमुख कार्यकर्ता बैठक जारी है। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल पटौली समेत अन्य नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। 16 जुलाई के कार्यक्रम को लेकर चर्चा भी की जा रही है। दरअसल 16 जुलाई को कार्यक्रम है और इसी को लेकर बैठक में चर्चा भी की जा रही है। बैठक काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल पटौली समेत अन्य नेता भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम की तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम नायब सिंह सैनी नजर आ रही हैं और साथ ही 16 जुलाई के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की जा रही है। ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीजेपी की प्रमुख कार्यकारी की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। आने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जा रही है और खासकर जो फोकस रखा गया है वो 16 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम को लेकर फोकस रखा गया है और इस बैठक में उसी कार्यक्रम को लेकर चर्चा भी की जा रही है। तो कैथल में जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पार्टी संगठन के लिए बैठक की। अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूरे हरियाणा में पार्टी संगठन की बैठक कर रहे हैं। कैथल में बैठक के दौरान अजय सिंह चौटाला ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। इसी के साथ इनेलो और बसपा के गठबंधन पर भी तंज कसा। मुझे तो लगता ही नहीं कमान किसी के हाथ में है क्या। आज तो पूरी तौर पे अपराधी बेलगाम है। प्रदेश में रोजाना 5 से 6 मर्डर की एवरेज आ रही है। सरेआम गोलियों से कहीं दूधिया भून दिया जाता है, कहीं रविंदर सैनी को मार दिया जाता है। सोनीपत में रोजाना 2 मर्डर की एवरेज है। ये हालात पूरे प्रदेश के हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री 4.5 बरस के बाद कहते हैं मैंने 24 घंटे के लिए दरवाजे खोल दिए। इसका मतलब 4.5 साल दरवाजे बंद थे। मोर्चे तो मैंने आपको उस प्रदेश की स्टेज पे खड़े होकर के बताए तो थे, बहुत बने इस प्रदेश में, बहुत राजनीतिक दल बने हैं। किसी का अस्तित्व है क्या? ये मोर्चा तो पहले भी 3 बार बन चुका। पहले क्या गुल खिले थे बताओ आप? इस मोर्चे ने क्या प्रदेश में किया था? और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बलिंदर कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलिंदर, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पार्टी संगठन के लिए बैठक की है। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए माधुरी, यदि बात की जाए जो हरियाणा प्रदेश में जो जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला व पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पूरे हरियाणा भर में संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं और पार्टी मजबूती के लिए जो आगामी विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है उसको लेकर रणनीति बना रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं पार्टी में जो कमियां रह गई हैं लोकसभा चुनाव में उनको दूर करने के लिए लगातार पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसी के दौरान वो कैथल पहुंचे थे जहां पर उन्होंने हुड्डा पर जुबानी हमला बोला। हुड्डा के उस बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब हुड्डा लगातार ये बयान दे रहे हैं कि 60 सीटें कांग्रेस से अपनी झोली में लेकर सरकार बनाएगी, तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने उसका जवाब देते हुए कहा है कि 60 सीटें कैसे आ जाएंगी? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाप का राज है? इस प्रकार की
जो जुबानी जंग है हुड्डा और अजय के बीच में रार और तकरार जो छिड़ी हुई काफी लंबे समय से नजर आ रही है। वहीं हरियाणा प्रदेश में बिगड़े आपराधिक जो कानूनी व्यवस्था के ऊपर लगातार बोला डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला ने, और आपराधिक ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में लगातार 5 से 6 मर्डर की एवरेज आ रही है, सरेआम गोलीबारी हो रही है। तो ऐसे में कैसे कह दे कि कानूनी जो सुरक्षा चक्कर है वही मजबूत है। और बता दें कि अजय सिंह चौटाला हरियाणा की राजनीति हालात पर जो अभी हाल ही में इनेलो और बसपा का जो गठबंधन हुआ है उस पर भी तंज कसते नजर आए। कहा कि इस प्रकार के तीसरे मोर्चे प्रदेश की राजनीति में पहले भी बने हैं, उन्होंने क्या गुल खिला दिए थे जो इससे उम्मीद लगाई जा सकती है। तो लगातार माधुरी, अजय सिंह चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बलिंदर, इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाए क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है और बीजेपी भी पार्टियों में जुटी हुई है। ऐसे में जेजेपी की क्या तैयारियां चल रही हैं और इनेलो और बसपा का क्योंकि गठबंधन है और जेजेपी उस पर तंज कसती हुई भी नजर आई है, तो इनेलो और बसपा की क्या तैयारियां हैं ये भी बताइएगा। देखिए, आपने सही सवाल किया क्योंकि बीते दिनों जिस प्रकार से इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ है, इनेलो एक जाट बहुमल वोट की पार्टी रही है, वहीं एक दलित वोट की जो पार्टी बसपा को जोड़ा जाता है। तो दोनों की गठबंधन की जो राजनीति है वो हरियाणा प्रदेश में काफी निर्णायक रहेगी आगामी विधानसभा चुनाव में। क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने मोदी फैक्टर को बुलाने की कोशिश की, 400 पार का जो नारा था उसको सफल साबित करने की कोशिश की, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन निर्णायक होती है, वो असरदार नहीं हुआ, बेअसर नजर आया और बीजेपी कहीं ना कहीं अपने जो तय लक्ष्य से पीछे रह गई। उसके साथ जजपा अब जो पूरा का पूरा ठिकरा है वो बीजेपी पर फोड़ती नजर आ रही है कि बीजेपी के कारण उनको जन समर्थन हासिल नहीं हुआ और बीजेपी की नाराजगी जजपा पर भारी पड़ी। लेकिन आगामी जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो जजपा अपने चुनावी मोड में नजर आ रही है। इसको लेकर वो प्रदेश भर में मीटिंग कर रही है, कार्यकर्ता पदाधिकारियों से मुलाकात कर रही है ताकि लोकसभा में जो मुद्दे थे वो राष्ट्रीय स्तर के थे माधुरी, लेकिन जो प्रदेश के मुद्दे हैं वो अलग रहेंगे। और प्रदेश में जिस प्रकार से नजदीक में विधानसभा चुनाव है तो तीसरा मोर्चा का बनना, बीजेपी का लगातार मुख्यमंत्री का जनसंवाद करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, कर्मचारी संगठनों से मिलना, खाप पंचायतों से बातचीत करना तो काफी निर्णायक रहने वाला है। जी माधुरी। बिल्कुल बलिंदर, और ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में जेजेपी की किस तरीके की रणनीति देखने को मिलती है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं सोनीपत में बदमाशों का एनकाउंटर, पुलिस ने 3 बदमाशों का एनकाउंटर किया। हिमांशु भाव गैंग के 3 बदमाश ढेर हो गए। दिल्ली पुलिस और एसटीएफ का संयुक्त ऑपरेशन जारी है। सोनीपत में पुलिस ने 3 बदमाशों का एनकाउंटर किया। सोनीपत के खरखौदा में पुलिस की हिमांशु भाव गैंग के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस ने तीनों अपराधियों को मार गिराया। रोहतक बाईपास से छिनौनी रोड पर नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रही एसटीएफ सोनीपत और न्यू दिल्ली रेंज आरके पुरम की टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने बचाव में गोली चलाई तो 3 बदमाश घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 अपराधियों को दिल्ली पुलिस और एसटीएफ हरियाणा द्वारा लेके आया गया जो कि ब्रो डेड की हालत में लेके आया गया और तीनों को गोलियां लगी हुई थी और जिनको यहाँ लाने के बाद चेक करने के बाद ब्रो डेड घोषित कर दिया गया। सर कितनी गोलियां इन बदमाशों को लगी? इन बदमाशों को करीब किसी को 3, किसी को 4 और किसी को करीब 5 गोलियां लगी। मेरे पास 12 तो वहीं करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सोनीपत में हुए बदमाशों के एनकाउंटर को लेकर पुलिस की सराहना की है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस इस तरह बदमाशों का एनकाउंटर करेगी तो इससे अपराधियों में कानून का डर बना रहेगा और वे अपराध नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इनेलो और बसपा के गठबंधन को लेकर प्रतिक्रिया भी दी है। कल मैं इंदिरा विधानसभा में था और जो मेरा ये जनसंवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद विचार है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक समय जनता से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना और सबका धन्यवाद करना
इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज ये चौथी विधानसभा हो गई है। 5 विधानसभाएं और शेष बची हैं। अगले 2 या 3 सप्ताह में उन सब में भी जाकर सर करनाल में बोगस वोटिंग को लेकर एक कांग्रेसी कार्यक्रम, देखिए जो कंप्लेंट होनी थी कंप्लेंट हुई थी, बाद में पुलिस ने एक्शन में आकर के और एक आदमी गिरफ्तारी की है। बाकी काम अब कानून अनुसार पुलिस का बनता है। पुलिस निश्चित रूप से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बड़ी कार्रवाई हुई है सर। मैं पुलिस की सराहना करता हूं कि इस प्रकार के अपराध करने वाले जो लोग हैं और खास करके जो बड़े बड़े गैंग हैं, तो ये जो भाव गैंग के 3 लोगों के साथ एनकाउंटर हुआ है और इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर 3 लोगों का एक साथ ऐसा एनकाउंटर होकर के और पुलिस एक्शन करती है तो हमें उस पुलिस को एक प्रकार से सराहना करनी चाहिए कि किसी प्रकार का कोई भी अपराध है उसको पुलिस सहन नहीं करेगी। तो वहीं कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री सुभाष सुधा के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। NH 152D पर काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। हादसे में टायर फटने से पुलिसकर्मी घायल हो गया। घायल पुलिसकर्मी को LNJP अस्पताल रेफर किया गया। महेंद्रगढ़ जा रहे थे मंत्री सुभाष सुधा। गाड़ी में बैठे सभी जवान सुरक्षित हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हादसे में टायर फटने से पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर उनका इलाज जारी है। घायल पुलिसकर्मी को LNJP अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि ये बड़ा हादसा हो गया। मंत्री सुभाष सुधा महेंद्रगढ़ जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। ठीक ठाक जा रहे थे, रास्ते में हमारी पायलट की गाड़ी जो है ना उसका टायर ब्लास्ट कर गया और उससे उनका एकदम एक्शन टूट गया। उससे पलट गई गाड़ी और एक मुलाजिम को जहाँ चोट लगी थी उसको मैं लेके तुरंत लेके गया हॉस्पिटल में। एवा से फिर सीधा मैं उसको क्षेत्र ले आया, जहाँ से प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके अब मैं उसको उनका चंडीगढ़ लेके जा रहा हूँ। तो थोड़ी सी इसको चोट लगी है, बाकी सब ठीक ठाक। ये एक्चुअली एक्सीडेंट केस आया हमारे पास अभी कुछ देर पहले। 152D पे एक्सीडेंट हुआ, कमांडो हैं और इनका जो है लेफ्ट हैंड इंजर्ड हुआ है। तो यहाँ पेवा हॉस्पिटल में इनका पूरा प्रॉपर तरह से इनका ट्रीटमेंट हुआ है। इंजेक्टेबल्स और IV जो जाना था वो दे दिया है, स्प्लिंटिंग कर दी है और इनको रेफ़र किया गया है LNJP के अंदर ऑर्थो ओपिनियन के लिए। हमारे यहाँ डॉक्टर अमनदीप थी, उन्होंने इनका जो है प्रॉपर जो है MLR वगैरह काट दी है और प्रॉपर जो रिकॉर्ड के साथ इनको एम्बुलेंस में। तो वहीं फरीदाबाद की सेक्टर 12 में हुडा कन्वेंशन हॉल में ग्रीन कार्निवाल कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। कार्यक्रम का आयोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग सिस्टम बनाने वाली ऑर्गो कंपनी की ओर से किया गया है। कार्यक्रम में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए देश और दुनिया में काम किया जा रहा है। देखिए, आज आर्गो जो NGO है फरीदाबाद का, जो पूरे देश में काम करता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस का, आज उसके द्वारा ग्रीन कार्निवल कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसमें एक जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की रैली उन्होंने यहाँ निकाली है, कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज देश को क्या पूरी दुनिया में जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है, उसके लिए उस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए दुनिया में और देश में अनेक तरह की पहल की जा रही है कि पूरी दुनिया को एनवायरनमेंट को बचाना है, क्योंकि एनवायरनमेंट बचेगा तो ये जो मनुष्य का जीवन है तभी वो बचेगा, अनेक बीमारियों से हम बचेंगे। तो उसके लिए दुनिया में प्रयत्न चल रहे हैं और आदरणीय मोदी जी की सरकार ने भी इसमें बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे आप जानते हैं COP26 में आदरणीय मोदी जी ने दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ये कमिटमेंट था कि 2030 तक हम भारत में टोटल जो हमारी ये जो एनर्जी है उसका 40% हम ग्रीन एनर्जी पैदा करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, जो प्रदूषण आज इतना ज्यादा फैल चुका है, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को खुद को हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। जो प्रदूषण इतना ज्यादा है, आने वाले सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च तक इतना ज्यादा प्रदूषण की लेयर्स जमी रहती हैं। उसमें एक बहुत बड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से पहल है कि भाई हमें ये इको ग्रीन एक प्रदूषण मुक्त बनाना है, जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।